ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स पार्टनरशिप लास्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब डिसोल्यूशन का मतलब है पार्टनरशिप खत्म करना, ब्रेक करना और ब्रेकिंग द बॉन्ड ऑफ पार्टनरशिप। दैट मीन्स द एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप आर डन अवे इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप कब डिसॉल्व होगी? देखिए, जहाँ तक किसी भी पार्टनरशिप का ताल्लुक है या तो पांच पार्टनर्स की चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो तब डिसॉल्व हो जाती है, एडमिशन हो नए पार्टनर की तब डिसॉल्व होगी, रिटायरमेंट के वक्त डिसॉल्व होगी, डेथ के वक्त डिसॉल्व हुई, या कोई पार्टनर या कम से कम दो पार्टनर को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर दिवालिया हो जाए, कोई काम ख़त्म हो जाए, कोई पार्टनरशिप अगर किसी वेंचर के लिए या जॉइंट वेंचर के लिए तब भी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, या पार्टनरशिप किसी में मर्ज हो जाए। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है जब पार्टनर्स के बीच में रिलेशन जो है वो ख़त्म हो जाए। इस केस में पार्टनरशिप कि बिजनेस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, नया से फर्म बनाई जाती है, नया से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को वैल्यू किया जाता है और म्यूचुअल एग्रीमेंट से पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व की जाती है। बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है टोटली फर्म की रिलेशनशिप को ब्रेक डाउन करना। बिजनेस ख़त्म हो जाती है, एसेट्स लाइबिलिटीज सारे पेड ऑफ हो जाते हैं और म्यूचुअल एग्रीमेंट से या कोर्ट के ऑर्डर से फर्म जो है डिसॉल्व हो जाती है। सो एज फार एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज कंसर्न, it affects the relationship among the partners, but as compared to it, dissolution of firm is totally or complete breakdown of relationship between the partners. अब मोड कौन कौन से है पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने की? वेल, वन इज बाय एग्रीमेंट कि सारे पार्टनर्स कंसेंट दें, हाँ जी हमने फर्म को ख़त्म कर देना। दूसरा है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जब एक पार्टनर को छोड़ के सारे पार्टनर दिवालिया हो जाएं या इंसॉल्वेंट हो जाएं, या जब इलीगल बिजनेस हो उनका, या नंबर ऑफ पार्टनरशिप जो है अब 50 हो चुकी है उससे ज़्यादा हो जाए। एक और तरीका है डिसोल्यूशन और ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टन कंटिंजेंसी, कोई अचानक कोई ऐसी कंटिंजेंसी हो जाए, जैसे पार्टनरशिप का बिजनेस जो है किसी खास पीरियड के लिए था ख़त्म हो गया, किसी खास वेंचर के लिए था ख़त्म हो गया, पार्टनर मर जाए या दिवालिया हो जाए, उस केस में भी कंटिंजेंसी बेस्ड और हैपनिंग ऑफ कंटिंजेंसी बेस्ड डिसोल्यूशन होता है। एक डिसोल्यूशन ये भी है कि एक पार्टनर जो है 40 दिन का नोटिस दे बाकी पार्टनर्स को, फर्म डिसॉल्व हो जाती है। और एक है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, जहाँ पर कोर्ट फर्म को कंपलसरी डिसॉल्व करने की ऑर्डर दे। ये तब होता है जब कोई पार्टनर पागल हो जाए या काम नहीं कर सके पार्टनरशिप का, बदतमीजी करे या कोई चोर चकारी करे पार्टनरशिप में, बेईमानी करे या किसी और को अपना शेयर दे दे, या कोई और ग्राउंड जिसमें कोर्ट ये फाइंड करती है कि ये पार्टनरशिप जो है इलीगल है, अब इसे नहीं चलना चाहिए। अब रहा मूड्स, सेटलमेंट कैसे की जाती है पार्टनरशिप में? वेल, सेक्शन 48 जो है 1932 के पार्टनरशिप एक्ट का, अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट सबसे पहले हमें लॉसेस को प्रोवाइड करना है। पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होगी लॉस आपने पहले पे करना है, प्रॉफिट से पे करो, प्रॉफिट से पूरा नहीं हुआ कैपिटल से पे करो, नहीं होगा तो पार्टनर उस लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे।
और जहाँ तक 48B का ताल्लुक है, पहले फर्म का डेट दो, फिर एडवांसेस पार्टनर के लोन जो है वो दो, फिर पेमेंट करो पार्टनर की, और पैसा बच जाए तो पार्टनर आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लें। अब सेटलमेंट कैसे होती है या प्रोसीजर क्या है सेटलमेंट का? पहले एसेट्स को बेच दिया जाता है, एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं, जो भी ऑफिशियल रिसीवर या कोई भी वकील जो एसेट्स को बेचने में लगाया जाता है या जिसकी सर्विसेज ली जाती हैं, उसके बाद लाइबिलिटी की पेमेंट होती है, फिर पार्टनर के लोन की पेमेंट होती है, कुछ बच जाए आपस में फिर बांट लेते हैं। अब एक और चीज़ है फर्म्स डेट और प्राइवेट डेट। फर्म डेट जो होता है आउटसाइडर को फर्म ने देना है, सारे पार्टनर ने उनमें पैसे देने हैं, और पहले फर्म का डेट पूरा होगा फिर आगे पेमेंट होगी। लेकिन प्राइवेट डेट जो होता है पार्टनर का पर्सनल होता है, वही कंसर्न है, कोई भी डेट जो देना है उसने वो खुद ही देगा। अब जहाँ तक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन है, तो उसमें सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है, इसके डेबिट साइड में सारे एसेट्स बुक वैल्यू पे आते हैं, और सारी जो करंट लाइबिलिटी जो हैं वो डेबिट साइड में नहीं बल्कि क्रेडिट साइड में दिखाई जाती हैं। जो एसेट से रियलाइज होते हैं पैसे या कोई पार्टनर ले जाए उसे क्रेडिट साइड दिखाते हैं, और लाइबिलिटीज़ की पेमेंट डेबिट साइड दिखाते हैं। जो डिफरेंस होगा वो रियलाइजेशन का लॉस या प्रॉफिट होता है, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। और फाइनली कैश अकाउंट बनता है, डेबिट साइड में रिसिप्ट आते हैं, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स आती हैं, और कोई भी जो रिसिप्ट और पेमेंट है इसमें अपेयर होता है। और अगर कैश अकाउंट टैली हो जाता है तो दैट मीन्स क्वेश्चन इज राइट न्यूमेरिकली, और इसमें बैलेंस शीट नहीं बनता क्योंकि ऑलरेडी फर्म के रिलेशन ख़त्म हो गए हैं, बंद हो गए। तो डेबिट साइड में एसेट्स आएंगे जैसे बिल रिसीवेबल, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, सन्ड्री डेटर्स, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, मोटर व्हीकल। और क्रेडिट साइड में बुक वैल्यू पर एसेट्स आएंगे, लाइबिलिटीज़ आएंगी जैसे सन्ड्री क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक लोन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, डेप्रिसिएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। फिर डेबिट साइड पे कोई भी लाइबिलिटी की पेमेंट आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट के, जैसे पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ बिल पेबल, या और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट की पेमेंट्स वगैरह। और क्रेडिट साइड में एसेट्स के जो पैसे आए हैं, रियलाइज हुए हैं, या एसेट्स टेकन ओवर आएंगे। हाँ, कुछ एसेट्स अनरिकॉर्डेड होते हैं। अनरिकॉर्डेड मीन्स पहले रिकॉर्ड नहीं किए होते हैं वो लाइबिलिटीज या एसेट्स। तो नॉर्मली लाइबिलिटीज़ हैं तो उनकी पेमेंट जो है डेबिट साइड में होगी, और अगर एसेट्स हैं उनकी पेमेंट क्रेडिट साइड में होगी। जहाँ तक ताल्लुक है रिवैल्यूएशन अकाउंट का और रियलाइजेशन अकाउंट का, दोनों डिफरेंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो एडमिशन, डेथ या रिटायरमेंट में बनाया जाता है, लेकिन रियलाइजेशन खाली डिसोल्यूशन में बनाया जाता है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंक्रीज डिक्रीज इन एसेट्स लाइबिलिटीज आता है, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मैंने कहा डेबिट साइड में बुक वैल्यू, क्रेडिट साइड में बुक वैल्यू, डेबिट में एसेट्स की, क्रेडिट में लाइबिलिटीज़ की, करंट लाइबिलिटीज़ की, और पेमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब रहा पार्टनर्स के जो खर्चे हैं, अगर कैश में दिए हो तो टू कैश की एंट्री पास की जाती है, एक्सपेंसेस टू कैश। गुडविल एज यूजुअल इसमें ट्रीट की जाती है जैसे बाकी एसेट्स को ट्रीट किया जाता है इसमें। अगर थर्ड पार्टी ले या कोई भी पार्टी ले तो गुडविल एज यूजुअल ट्रीटमेंट रहती है। हाँ, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, अगर वो फर्म पे करती है तो रियलाइजेशन टू कैश आ जाता है, या बैंक अगर पार्टनर पे करता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री होती है। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस खाली पार्टनर ही बियर करता है तो मैंने कहा कि अगर वो अपने बिहाफ पे करता है तब रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
और अगर वो खुद करता है तो मैंने पहले कहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो क्रैश होगा, और खुद ही बियर कर लेता है और कोई एंट्री पास नहीं होती। हाँ, फर्म की बेसिस पे बियर करेगा तो उस केस में मैंने कहा कि रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। और अगर एक्सपेंसेस जो है एक पार्टनर बियर करता है और दूसरा पार्टनर उसको पे करता है तो नॉर्मली से अगर ए कर रहा है उसको बियर तो एंट्री होगी इज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बी ने उसको पेमेंट की है। और जहाँ तक रियलाइजेशन अकाउंट का ताल्लुक है उसमें जो लॉस या प्रॉफिट होगा मैंने पहले ही कहा कि वो पार्टनर्स में बढ़ जाता है। हाँ, वर्कर कॉम्पनसेशन फंड अगर हो तो उस केस में सारे पार्टनर्स को बांट दिया जाता है वो कैपिटल अकाउंट में। और अगर उसमें कोई लाइबिलिटी हो तो उस केस में वो उसकी एंट्री पास की जाती है वर्कर कॉम्पनसेशन फंड टू रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जब पेमेंट हो जाती है उस फंड की तो रियलाइजेशन टू बैंक की एंट्री पास की जाती है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मैंने पहले ही कहा है, वेल इसमें रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे जाता है, और जो प्रोविडेंट फंड अगर हो तो वो क्रेडिट साइड आ जाएगा रियलाइजेशन की, पेमेंट उसकी डेबिट साइड हो जाती है। पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर हो तो वो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे होता है, लेकिन उससे कई बार चाहें तो हम कैपिटल अकाउंट में भी उसकी पेमेंट कर सकते हैं। So this is what the dissolution is all about. Thank you.